ये है आपका क्लास 10th विज्ञान का 2024 का 824 ईके कोड का बिल्कुल वायरल पेपर। और ये है इसका पूरा सोल्यूशन। देख सकते हैं इस बच्चे ने कैसे इसका सोल्यूशन किया, जो इसके 70 में 70 नंबर है। आज की वीडियो में अच्छे से बताएंगे कि आपको विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, न्यूमेरिकल वगैरह कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें आज की वीडियो में बताएंगे। देख सकते हैं कैसे आपको डायग्राम बनाना है, सारी चीजें आज की वीडियो में बताएंगे। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो से आपका विज्ञान में 95% बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आज की वीडियो में अच्छे से बताएंगे कि आपको कॉपी कैसे लिखना है, और जो यदि आप इस तरीके से आप कॉपी लिखते हो बोर्ड में तो आपके 20 से 30 नंबर बोनस दिए जाते हैं। बोनस कहने का मतलब कि 20 से 30 नंबर आपके फ्री के दिए जाते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इस देख सकते हैं यहाँ पर ये 2024 का पेपर है और इसके थ्रू यहाँ पर आपसे अच्छे से समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उसको देख लेंगे, देन उसके बाद हम वर्णात्मक प्रश्न पर आएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें सबसे पहले पार्ट ए आता है, यानी कि खंड आता है, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। तो अच्छे से फटाफट से सारे बहुविकल्पीय प्रश्न को अच्छे से देखते हैं, क्योंकि 100% बोर्ड में पूछे जाएंगे। काफी ज्यादा वायरल बहुविकल्पीय प्रश्न है। करें कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण के किस स्थिति पर रखना होगा। किसी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसके अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाकर उसका प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनेगा। यहाँ पर चलिए किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। लेकिन इसमें तो प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तो उसके साथ अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का के लिए होता है? तो ये जो होता है आपके बैगनी रंग के लिए होता है, ठीक है ना। उसके बाद सूर्य श्वेता प्रतीत होता है। कब प्रतीत होता है? दोपहर के समय होता है, ठीक। जल्दी से ये देखेंगे। उसके बाद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्णात्मक प्रश्न को देखेंगे। करें किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता। तो ये जो कार्य नहीं करता है, चालक के आकार पर नहीं करता, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उसकी परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तो ये जो होगा आपका कौन सा? सभी समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम में जब जोड़ा जाएगा। तो एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। तो इस किस नियम की सहायता लेते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ की नियम की सहायता लेते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन निकालती है? एल्यूमिनियम, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला करें 9 नंबर, निम्नलिखित में से एल्कीन कौन सा है? जिसमें डबल बॉन्ड होता है एल्कीन होता है। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला करें एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। लाल लिटमस को नीला कर देगा यानी कि वो जो होगा क्षार होगा, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर करें क्लोरीन के अणु में अबंध पाया जाता है, तो आयनिक अबंध पाया जाता है। आप जानते हैं बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पर अगला करें जल को जीवाणु रहित बनाने में किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का यानी कि CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अगला करें जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बायोलॉजी से प्रश्न कर रहा है कि पादप में जाइलम का कार्य होता है। हर साल लिखा या रिपीट करता है। पादप में जाइलम का कार्य होता है जल के वहन का, ठीक। अनुवांशिकता का प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था? इनमें जो किया था मटर के पौधे का उपयोग किया था। किस पौधे का? मटर के पौधे का। उसके बाद अगला करें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ पर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ये सभी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश भी, ठीक। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण क्या हो जाएगा? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू एवं घास की उभरी पुस्तरी, उसके बाद इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। उसके बाद अगला करें कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है ना। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वो जो प्रतिपादित किए थे चार्ल्स डार्विन किए थे, ठीक। सॉरी, चलिए यहाँ पर अगला करा कि खंड ब, जिसमें आपका पाठ भी आता है वर्णात्मक प्रश्न। तो इसको देखेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना है ताकि आपका 95% फिक्स हो जाए। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए आता है जिसमें आपके फिजिक्स से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बोर्ड पर यहाँ पर कॉपी पर लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे खंड ब लिखेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, जूम आउट कर देते हैं। अच्छे से सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए, ठीक। दिख रहा है? अब यहाँ पर लिखेंगे वर्णात्मक प्रश्न, उसके बाद उपभाग 1 लिखेंगे, तब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर 1। अब देखिए प्रश्नोत्तर 1 क्या कर रहा है, पढ़िए अच्छे से। कर रहा है कि एक मोटर बाइक पर पीछे आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब
दर्पण से कितनी दूर और कहाँ दिखेगा, किरण आरेख भी समझाइए बनाकर। तो 2 + 2 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे बोर्ड की कॉपी पर लिखना है। ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हल करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो दिया होता है उसको हम लिखते हैं। दिया है क्या आपका वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 मीटर दिया है, तो इसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर वस्तु की दूरी यहाँ पर 2 मीटर दी, यहाँ पर कितनी दी है, 4 मीटर दी है, तो 4 मीटर यहाँ पर लिख देंगे। वस्तु की दूरी u बराबर, और ये जो होता है वस्तु की दूरी माइनस में होता है, तो माइनस का 4 मीटर लिख देंगे। अब यहाँ से क्या निकलेगा, फोकस दूरी निकलेगा। फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला जरूर लिखना r/2, और यहाँ पर 2/2 यानी कि 1 मीटर आपकी फोकस दूरी आ गई। मात्रक लिखना मत छोड़ना, वरना आधे नंबर दिए जाएंगे। मात्रक अच्छे से लिख देना। अब चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फोकस दूरी निकल गया, यहाँ पर वस्तु की दूरी मालूम चल गई। अब आपसे क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण का फॉर्मूला लगाइए, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u से। यहाँ पर 1/a का मान 1 हो जाएगा, और 1/v का मान निकालना है, प्लस 1/u का मान 1/-4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इधर साइड आएगा तो माइनस का 1/v हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस है ही, और ये भी इधर आ जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। यानी कि माइनस का 1/v बराबर ये यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और -1 और -4 हो जाएगा। माइनस का 1/v बराबर माइनस के 5/4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। v बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4/5 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए प्रतिबिंब दर्पण से 4/5 मीटर की दूरी पर बनेगा, यानी कि 0.8 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, चलिए इस तरीके से ही आपको बोर्ड में कॉपी लिखना है। सेम न्यूमेरिकल हल करने का यही तरीका होना चाहिए, मात्रक नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपसे कहा था किरण आरेख भी समझाइए, ठीक है ना। किरण आरेख सेम ऐसे ही बनाना है, देख लो कैसे बनाना है। किरण आरेख बना दोगे फुल मार्क्स दिए जाएंगे। देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कौन सा दर्पण बनाएंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे। ठीक, उत्तल दर्पण ऐसे बना देंगे। यहाँ पर इसका फोकस दूरी हो गया, यहाँ पर इसका कर्वेचर हो गया 1 मीटर पर, यहाँ पर कर्वेचर 2 मीटर पर हो गया। अब यहाँ पर प्रतिबिंब जो था वो कितने दूरी पर था, जितना दूरी पर प्रतिबिंब मतलब वस्तु की दूरी था, वस्तु की दूरी 4 मीटर था, तो 4 मीटर दूरी पर वस्तु को कर देंगे, और यहाँ से प्रकाश किरणें भेजेंगे ऐसे, एक जाएगी फोकस से और एक जाएगी कर्वेचर से, और जहाँ मैच करेगी, यहाँ जहाँ दोनों को कनेक्ट करेगी वहाँ पर मिला देंगे, और वहीं पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। अच्छे से लिख देंगे MN, यहाँ पर AB इस तरीके से लिख देंगे अच्छे तरीके से। आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, और बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे। ठीक है ना। चलो यहाँ पर कह रहा है 2 नंबर की, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति का फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी समझाइए, 4 नंबर का ये भी है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तरीका क्या होना चाहिए, तरीका सेम ऐसे ही होना चाहिए। सबसे पहले आप लिखोगे प्रश्नोत्तर 2, देन उसके बाद लिखोगे जो दिया गया है उसको लिखोगे। तो दिया किया गया था आपको 100 सेंटीमीटर की दूरी तक वस्तु को देख सकता है। तो देखिए दृष्टि दोष वाले में जहां तक देख सकता है उसको हम v मानते हैं, तो v बराबर कितना मान लेंगे, 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और जहां तक देखना चाहता है, मान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो वो दूर तक देखना चाहेगा, तो उसको हम क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। और जहां तक देखना चाहता है उसको u मानकर इन्फिनाइट तक देखना चाहता है तो इन्फिनाइट कर देंगे। और ये दोनों हमेशा माइनस में रहेगा। जब भी दृष्टि दोष वाले सवाल दिखे तो दोनों यहाँ पर u भी और v भी दोनों आपका माइनस में रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद अब यहाँ से f का वैल्यू निकालेंगे। f का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला लगाओगे। लेंस फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी आपका फॉर्मूला होगा उसको लगाकर यहाँ पर 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u, और जो भी सारी चीजें उनको रख दोगे तो a बराबर -100 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि माइनस का 1 मीटर आ जाएगा। मात्रक लिखना नहीं भूलना, अच्छे से मात्रक लिख लेना, वरना आपके आधे नंबर दिए जाएंगे। बार बार आपको सचेत कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए लेंस का यहाँ पर पूछा गया था कि किस लेंस का प्रयोग करना होगा, तो अच्छे से हेडिंग बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। मैथ जो है आपका साइंस का पेपर में हेडिंग जितना अच्छे से बनाओगे अच्छे आपके मार्क्स मिलेंगे। तो लेंस का प्रयोग में लिखेंगे अवतल लेंस। किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस, क्योंकि फोकस दूरी माइनस में आ रही है तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर उसका डायग्राम भी आपसे पूछा गया था, कह रहा है ना कि यहाँ पर किरण आरेख भी समझाइए। तो देखिए यहाँ पर किरण आरेख समझा देंगे। सबसे पहले तो ये आंख बनाएंगे, आंख में यहाँ पर रेटिना बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर अनंत दूरी तक देखना चाहता था। सबसे पहले तो वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित था, यानी कि यहाँ की चीजें यहाँ पर डायरेक्ट अब रेटिना पर फोकसित कर देंगे क्योंकि नजदीक की वो देख रहा था। अब उसके बाद एक अवतल दर्पण बना देंगे और अनंत दूरी का भेज कर यहाँ से अच्छे से मिला देंगे रेटिना पर, जो हो जाएगा कि आप ये संशोधित हो गया और अनंत दूरी का भी देख सकता है। और यहाँ पर लिख देंगे अवतल लेंस, अनंत, 100 मीटर, ये रेटिना। ठीक, अच्छे तरीके से। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रश्नोत्तर 3 यहाँ पर क्या कर रहा है, ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 नंबर का हर एक साल बोर्ड में रिपीट करता है, ओम का नियम वाला। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर 3 लिखेंगे और लिखेंगे कि ओम का नियम क्या है कि ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब लंबाई समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है ना।
चलो यहाँ पर विभवांतर जो होगा प्रोपोर्शनल होगा धारा के, या फिर वी प्रोपोर्शनल होगा आई के। यहाँ पर वी बराबर स्थिरांक गुणे आई हो जाएगा, यानी कि स्थिरांक आपका आई आर आ जाएगा और आई हो जाएगा, यानी कि वी बराबर आई आर हो जाएगा। ये आपका ओम का नियम हो गया। अब ओम का नियम आपसे पूछ रहा था कि परिपथ भी बनाइए, तो ये आपका परिपथ हो जाएगा। यहाँ पर धारा नियंत्रक लग जाएगा, यहाँ पर कुंजी लग जाएगा, यहाँ पर एमीटर लग जाएगा, यहाँ पर प्रतिरोध तार लग जाएगा, और यहाँ पर लग जाएगा बैटरी, और यहाँ पर वोल्ट मीटर लग जाएगा। इस तरीके से आपको परिपथ बना देना है और धारा और विभवांतर में संबंध बना देना है, जो कि सीधा ग्राफ पर होता है। वाई हम उसको मैक्स मान लेंगे, और यहाँ पर विभवांतर, यहाँ पर धारा, उसका ग्राफ क्या होता है, सीधा होता है। उसके बाद कह रहा था कि किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो वो भी बताएंगे। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है कि तार की लंबाई, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती है, यानी कि आर प्रोपोर्शनल एल होता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर चलो अच्छे से देखते हैं, सारी चीजें अच्छे से देखना है यहाँ पर। उसके बाद किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पर 4 नंबर में करा है विद्युत मोटर। यहाँ पर देखिए विद्युत मोटर वाला भी पूछा गया था, लेकिन 2024 में ये कट हो गया है। 2024 में कट हो गया है, तो उसको देख लेना, इसको छोड़ देना, ठीक। यहाँ पर इसका चित्र बनाकर वर्णन करना है 2, 3, 3, 6 नंबर का। तो देखो विद्युत मोटर ऐसे लिख देंगे, सिद्धांत इसका लिख देंगे, कार्यविधि लिख देंगे, और कार्यविधि लिखने के बाद यहाँ पर देख लो अच्छे से सारी चीजें। आपको विभक्त वाले का महत्व लिख देंगे, उसको लिखने के बाद यहाँ पर देखो, इसको लिखने के बाद यहाँ पर उसका एक डायग्राम बना देंगे अच्छे से। सेम इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। देख लो यहाँ पर गुणन घटी, यहाँ पर आर्मेचर, यहाँ पर क्षेत्र चुंबक, यहाँ पर ब्रूस, यहाँ पर बैटरी, अच्छे से इस तरीके से बना दोगे। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर अथवा करके भी दिया गया था प्रतिवर्ती धारा जनित, लेकिन अब ये दोनों कट गए हैं, तो इसको इसके जगह पर कोई दूसरा आ सकता है, अच्छे से देख लेना। चलिए यहाँ पर अगला कर रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये समाप्त हो गया। उपभाग 2 आता है। उपभाग 2 जो आपका आता है केमिस्ट्री से आता है, तो इधर पलटिए, और यहाँ पर हमने लिख दिया सबसे पहले ही उपभाग 2, और उपभाग 2 लिखने के बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर 5 यहाँ पर लिख दिया। प्रश्नोत्तर 5 का यहाँ पर क्या करा था, नियुक्त यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। यहाँ पर 4 नंबर का प्रोपेनल, प्रोपेनल का यहाँ पर होता है C3H80, यहाँ पर इसकी संरचना ये हो जाएगी, ठीक। C सिंगल बॉन्ड इस तरीके से, OH और H जुट जाएगा सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से। और 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, इसको कैसे करेंगे, 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, और इधर CH जुट जाएगा और ऊपर CH3 जुट जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है प्रोपीन, प्रोपीन का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो रहेगा दो C के बीच। उसके बाद एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से C जोड़कर 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर करें 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2, यहाँ पर 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2, यहाँ पर 2 मिथिल, यानी कि ब्यूटेनॉल, नॉल के जगह पर भी 2 होना चाहिए, मेथिल के जगह पर भी। तो देखिए यहाँ पर दोनों जगह 2-2 नंबर पर ही है, तो सिंगल बॉन्ड से 4 चेन जोड़ देंगे कार्बन के, और यहाँ पर एक एक बॉन्ड से यहाँ पर सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर OH और CH3 को 2 नंबर पर रख कर जोड़ देंगे अच्छे से, ठीक। चलो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर 6 नंबर में कराया है NaMg वे तत्व जो संयुक्त जाते हैं इलेक्ट्रॉनों के क्रम से 1 और 2 तथा 3 है, इस परमाणु त्रिज्या अधिकतम होगी, कौन सा कम अभिक्रियाशील है, इसके लिए प्रत्येक के कारण सहित उदाहरण दीजिए। यहाँ पर 2 नंबर का, तो 4 नंबर का, तो इसको अच्छे से कर लेना। इसका सोल्यूशन हमने नहीं लाया है, देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन आप कर लेना अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत मतलब उतना खास नहीं है, पूछा नहीं जाता बार बार, तो इसका हमने सोल्यूशन नहीं लाया। चलो यहाँ पर 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला करें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस क्या बनाएंगे, क्या जोड़ेंगे कि जिप्सम बन जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में 3/2 H2O जोड़ेंगे, तो आपका जिप्सम बन जाएगा CaSO4 × 2 H2O बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करें हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनाएगा 2HCl, ठीक। उसके बाद यहाँ पर करें जिंक कार्बोनेट बनाएगा जिंक ऑक्साइड और प्लस क्या बनाएगा, जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड क्रिया करके क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसी को मैंने सुधारा है। और यहाँ पर करा है, यहाँ पर चलो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मैग्नीशियम किसके साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है, तो मैग्नीशियम Cl के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल किसके साथ क्रिया, ये दोनों क्रिया करके क्या क्या गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे, क्या और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे, तो बेरियम और H2SO4 क्रिया करके बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड क्रिया करके यहाँ पर डैश और सोडियम नाइट्रेट बनाएंगे, तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड क्रिया करके AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बनेंगे, ठीक। चलो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर आओ, यहाँ पर उपभाग 3 ये समाप्त हो गया। यहाँ पर अथवा करके भी दिया गया था, वियोजन अभिक्रिया या संक्षारण या एसिड लेपन पर टिप्पणी कर सकते हो, ये भी आपका 6 नंबर मिलेगा, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। तो हमने ये बता दिया, ये आप कर लीजिएगा, ठीक। उपभाग 3 आता है जिसमें आपके मेंडल के नियम कर रहा है, उनको चित्र द्वारा समझाइए, 4 नंबर का। देखो ये हर एक साल पूछा जाता है, अच्छे से समझ लो। यहाँ पर प्रश्न उत्तर 8, यहाँ पर प्रथम
प्रथम नियम जो है आपका मेंडल का प्रभाविता का नियम है, तो लिखेंगे जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों को क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस कराएंगे शुद्ध बौने पौधे से, यहाँ पर क्रॉस कराओगे तो यहाँ पर क्रॉस कराओगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी ये शुद्ध लंबे हो गए, शुद्ध बौने हो गए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 पीढ़ी हो गया। उसके बाद देखो द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम है, इसमें कहेंगे कि यहाँ पर जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात के लक्षण देखने को मिलता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इससे ही आप संकरण कराएंगे। देखिए यहाँ पर टी और टी यहाँ पर दोनों को ले लेंगे और इससे संकरण कराएंगे, तो एक को इधर लिख देंगे, एक को इधर लिखेंगे, कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और F2 पीढ़ी हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें फिनोटाइप क्या हो जाएगा, फिनोटाइप यहाँ पर जो बाहर से देखा जाए तो ये भी लंबे हैं, ये भी लंबे हैं, ये भी लंबे हैं, तो ये 3 को लंबे हुए और एक बौना हो गया, तो ये 1 लिख देंगे। और जीनोटाइप में एक यहाँ पर सबसे लंबा है यानी कि पूरा शुद्ध लंबा है, उसके बाद 2 अशुद्ध लंबे हैं और एक बौना शुद्ध बौना है, तो इस तरीके से 1:2:1 के हो जाएगा जीनोटाइप, ठीक। अब चलो यहाँ पर तीसरा नंबर का है स्वतंत्र अपिवहन का नियम। जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे स्वतंत्र अपिवहन का नियम कहते हैं। इसमें लक्षण 9:3:3:1 के अनुपात को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पीला और गोल और यहाँ पर हरा और झुर्रीदार के बाद बीज क्रिया कराएंगे। तो सबसे पहले इसमें करेंगे तो एक यहाँ पर पीला और गोल यहाँ पर ले लेंगे और एक हरा और गोल यहाँ पर झुर्रीदार यहाँ पर ले लेंगे, ठीक। अब इनको संकरण कराएंगे तो इनके में से हो जाएगा एक यहाँ पर पीला और यहाँ पर एक यहाँ पर कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई आ जाएगा और कैपिटल आर एक स्मॉल आर आ जाएगा, ठीक। ये गोल पीला और गोल हो जाएगा। अब इसको संकरण कराएंगे तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा, ठीक। अब चलो यहाँ पर करेंगे क्या कि अब इसका पूरा का पूरा इस तरीके से लिख देंगे, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर इधर वही सेम चीज इधर उतार देंगे और यहाँ पर संकरण करा देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस तरीके से सबको संकरण करा देंगे सेम उसी प्रकार से। यहाँ पर फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इस तरीके से सबको संकरण करा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे गोला व पीला 9 गो हैं और हरा व गोल 3 गो हैं, पीला और झुर्रीदार 3 गो है, हरा और झुर्रीदार 1 गो है। यहाँ पर सम लक्षणीय अनुपात 9:3:3:1 के आएंगे। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से अभी बता देंगे, जस्ट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, इसका आपका अच्छे से 4 अंक फिक्स हो जाएगा, तो अच्छे से देख लेना। चलिए यहाँ पर करें पुष्प में निषेचन की क्रिया को प्रदर्शित करते हुए स्टिक केसर के लंब काट की नामांकित चित्र बनाई कर वर्णन कीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे बनाएंगे, चलो यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे। यहाँ पर पुष्प के लंब काट का चित्र यहाँ पर लिखेंगे, अंकुरित परागण, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, अंड कोशिका, नर युग्मक, इस तरीके से फिगर बना देंगे। उसके बाद निषेचन लिखेंगे, नर तथा मादा केंद्रकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। पुष्प में निषेचन की क्रिया लिखेंगे, वर्तिकाग्र के समय तरल पदार्थ स्रावित होते हैं, इन पदार्थों को अवशोषण करके परागण फूल हो जाते हैं, परिणामस्वरूप जनन छिद्रों में परागण नलिका बाहर निकल आती है, पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर युग्मकों को मुक्त कर देती है। नर युग्मक अंड कोशिका में संलयित होकर द्विगुणित युग्मज यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसके बाद द्विगुणित युग्मज वृद्धि कर और विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख ले जाओगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 9 नंबर हो गया। उसके बाद देखो 10 नंबर क्या कर रहा है, 10 नंबर कर रहा है वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 11 नंबर किया गया, 10 नंबर बाद में किया जा रहा है। 11 नंबर क्या किया गया है कि विकाणु की संरचना एवं उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे नेफ्रॉन का चित्र, यहाँ पर नेफ्रॉन का चित्र बना देंगे। ये ग्लोमेरुलस हो जाएगा, वोमन संपुट हो जाएगा, कुंडलित नलिका हो जाएगा, हेलने का चाप हो जाएगा और ये संग्राहक नलिका हो जाएगा। इसमें कार्यविधि लिखेंगे, दूधी को वृक्क धमनी द्वारा वोमन संपुट द्वारा कोशिका गुच्छ में लाया जाता है, यहाँ से उन्हें छाना जाता है। प्रारंभिक निस्यंद में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा प्रचुर मात्रा में जल रहता है। प्रक्रिया अनुसार जैसे जैसे निस्यंद हेलने के रूप में कुंडलित नलिका में गुजरता है तो उपयोगी पदार्थों को दोबारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा यूरिया, पानी तथा दूसरे पदार्थ मूत्राशय में एकत्र कर लिए जाते हैं और इस तरीके से आपका नेफ्रॉन का हो गया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा था 10 नंबर की वन संरक्षण क्यों आवश्यक, इस पर वर्णन कीजिए। और मानव में पाचन तंत्र का इस पर पूरा डायग्राम आपको बता दिया हूँ, 6 नंबर इसका फिक्स हो जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। वो यहाँ पर कह वन मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना इसके मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके द्वारा हमें स्वच्छ हवा प्राप्त होती है, वन वर्षा संचालन की भी सहायक होते हैं, वन वातावरण और तापमान नियंत्रण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कारण वन संरक्षण आवश्यक है। वनों के महत्व यहाँ पर जलवायु नियंत्रण में सहायक, बाढ़ नियंत्रण, जड़ी बूटियां में भंडार और वन प्राणियों के लिए आश्रय स्थान, इस तरीके से लिख ले जाओगे। तो आज के स्टूडेंट में आपको अच्छे से बता दिया इस वायरल पेपर का सोल्यूशन। वीडियो कैसी लगी कमेंट जो बताएगा, मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।